Good evening, everyone. So, from today, we will start our practice batch 1, in which we will discuss some grammatical questions which are supposed to come in your board examinations, right? So, this is, you can see, this is unsolved papers. Here, this is unsolved paper. So, we will try to solve each model paper, and first of all, we will take the grammatical part, right? Grammar portion. After then we will continue writing skills, then reading skills. After then we will come to literature. ओके तो सबसे पहले हम इसका ग्रामर पोर्शन करेंगे कि ग्रामर पोर्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, और ग्रामर पोर्शंस में जो भी 5 एमसीक्यू आते हैं, राइट, इसमें जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, 5 एमसीक्यू हैं, राइट, 5 एमसीक्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस एमसीक्यू के अलावा और क्या है, आपका नरेशन है, नरेशन के अलावा स्टोरी है, एंड स्टोरी के अलावा इसमें कुछ सेंटेंस जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो उसके कुछ सेंटेंसेस आते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। सो हियर आर सम ग्रामेटिकल पोर्शन sections. We will start from grammar portion. So the first question is, a person who can use both hands equally well. A person who can use both hands equally well, right? So this is sentence, and options are ambidextrous, है ना, ambidextrous. Number 2, avaricious, right? Number 3, actuary. Number 4, anarchist, right? So these are 4 options given. So first of all we will try to understand. तो इन vocabulary इसमें एक चीज होती है, वो क्या होती है, vocabulary बेसिकली कई vocabulary का कई पोर्शन होता है। वन ऑफ द पोर्शन वोकेबलरी का ये होता है कि इसमें एक रूट वर्ड होता है। क्या होता है, एक इसमें रूट वर्ड होता है, फिर कुछ इसमें क्या आते हैं, प्रीफिक्स आते हैं, कुछ इसमें कभी कभी क्या आते हैं, सफिक्स आते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे क्या बनता है, एक वर्ड, एक क्या होता है, वर्ड फॉर्म होता है। तो अगर आपको, इफ यू नो वेरी वेल अबाउट अ रूट वर्ड, अगर आपको रूट वर्ड के बारे में पता है, देन आप इजिली क्या कर पाएंगे, उसके आंसर को इजिली आप आंसर को मार्क कर पाएंगे। अगर आपको रूट वर्ड मालूम है, राइट, रूट वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने कहा डाई, है ना, डाई का मतलब होता है डबल, डाई का मतलब क्या होता है, डबल, राइट। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो आपको पता है यहाँ पे डाई का मतलब यहाँ पे 2, कार्बन का मतलब C, है ना, कार्बन डाई O, CO2, है ना, सिंगल कार्बन एंड ऑक्साइड कितने यहाँ पे 2, CO2, है ना, क्लियर, है ना। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, रूट वर्ड को फाइंड आउट करना है। अब जैसे इसमें इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं, जो ये क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, इसमें देखेंगे यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, तो यहाँ पे पहले इसमें देखेंगे, यहाँ पे पहले इसमें है एमबी, एमबी का मतलब होता है डबल, है ना, एमबी का मतलब होता है बोथ, या कह सकते हैं डबल, है ना, बोथ ऑब्लिक डबल, एमबी का मतलब होता है बोथ ऑब्लिक डबल, मींस वेयर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। एमबी का मतलब हो जो दोनों तरीके से क्या उसमें वेल इक्विप्ड हो, है ना, एमबी डबल, है ना। इसी तरीके से एमबी का मतलब यहाँ पे हो गया बोथ या डबल। तो आप देख सकते हैं, अब इस सेंस से आप इसको इजिली समझ पाएंगे कि पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, एम्बीडेक्ट्रस, जो अपने दोनों हाथों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्ट्रस। एवरेशियस क्या होता है, ठीक है, फॉर अ व्हाइल आई एम गोइंग टू इरेज दिस। एवरेशियस क्या होता है ना, एवरेशियस इसका मतलब होता है पर्सन हु इज मच ग्रीडी, है ना, मच ग्रीडी,
ग्रीडी, ग्रीडी पर्सन जो बहुत ग्रीडी होता है। इसके और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे कि पिगिस, है ना, पिगिस, ठीक है, निगार्डली, निगार्डली। सो दीज आर सम वर्ड्स विच कैन बी सिनोनिम्स फॉर avaricious, ठीक है। तो आंसर तो इसका ये है, ठीक है, आंसर इज वेरी क्लियर, बट वी विल ऑल्सो डिस्कस सम मोर वर्ड्स। एक्चुअली क्या होता है, आपने कभी देखा है, आपने कभी जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो क्या करती है, वो आपके बीमा इंश्योरेंस कंपनी का कुछ भी आपका जो क्या होता है, उसका जो कुछ भी चार्ज, प्रीमियम, जो प्रीमियम चार्ज करते हैं, और फिर आफ्टर 25 या 20 इयर्स के बाद आपको क्या होता है, वो अमाउंट रिटर्न करते हैं। तो उसका एक्चुअली का मतलब क्या होता है, कैलकुलेटिंग रिस्क, है ना, कैलकुलेटिंग, एक्चुअली मतलब एक ऐसा पर्सन होता है ना, एक ऐसा पर्सन, या उसका जॉब होता है ना, कैलकुलेटिंग रिस्क, रिस्क ऑफ अमाउंट और इंश्योरेंस, है ना। इंश्योरेंस का मनी जो होता है उसको वो कैलकुलेट करता है कि कितना रिस्क हो सकता है, कैसे क्या, जो भी है, बीमा से संबंधित ये वर्ड है, जिसमें एक व्यक्ति होता है, उसकी एक जॉब होती है ना, इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग, है ना, अ जॉब इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग रिस्क ऑफ अमाउंट और इंश्योरेंस मनी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे एक्चुअली। अनार्चिस्ट, अनार्चिस्ट का क्या मतलब होता है, अनार्चिस्ट हिंदी में इसको बोलते हैं अराजकतावादी, हिंदी में क्या बोलते हैं, अराजकतावादी। इन इंग्लिश दिस इज अ पर्सन हु wishes to destroy the existing government, तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्या चाहता है कि जो अभी सरकार पावर पे है उसको क्या करे, डिस्ट्रॉय कर दे कंप्लीटली, ऐसा पर्सन को हम बोलते हैं अनार्चिस्ट। तो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड 4 वर्ड्स, एम्बिडेक्ट्रस, एक्चुअली, अनार्चिस्ट एंड अवेरिशियस, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, एम्बिडेक्ट्रस। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, ठीक है, आई एम गोइंग टू इरेज दिस, यू कैन राइट बाय पॉजिंग इट। ओके, नंबर बी, नंबर बी देखिए क्या है, टू प्ले डक एंड ड्रिक्स, दिस इज अ बेसिकली इडियम, टू प्ले डक एंड ड्रिक्स, डक एंड ड्रिक्स, ठीक है। तो यहां पे इसका क्या मतलब है ना, इसका यहां पे क्या मतलब है। सो ऑप्शंस आर गिवन, टू प्ले विथ फार्म एनिमल्स, ऑप्शन सेकेंड, टू एक्ट फूलिशली, मीन्स बेवकूफी पूर्ण क्या करना, व्यवहार करना, ऑन इनकंसिस्टेंसी, है ना, मीन्स आफ्टर अ गैप इस तरीके का व्यवहार करते रहना, है ना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते रहना। टू बी वेरी accurate about what you do, and last one is to tackle a problem in a bold manner, see, है ना। So this is how these 4 options are given, ठीक है। अब हमें समझना है कि टू प्ले डक एंड ड्रिक्स, ऑब्वियसली इडियम का मतलब क्या होता है, जो इसमें वर्ड्स या दिए होते हैं उसका एग्जैक्टली मीनिंग ना होके इससे कुछ डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 9 2 11 हो जाना, तो 9 2 11 हो जाना का मतलब बेसिकली यहाँ पे काउंटिंग नहीं है, यहाँ पे 9 2 11 का मतलब हो जाना है भाग जाना। उसी तरीके से यहाँ पे टू प्ले डक एंड ड्रिक्स, यहाँ पे जैसे ये वर्ड्स के नेम है, हमें उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
तो यहाँ पे पहला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उसका सेंस डिफरेंट है। अब टू एक्ट फूलिशली ऑन इनकंसिस्टेंटली, यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका सेंस बनता है। टू प्ले डक एंड ड्रिंक्स, ये यहाँ पे मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते जाना, वन आफ्टर अनदर, तो दिस कैन साउंड लिटिल बिट गुड। नेक्स्ट इज टू बी वेरी एक्यूरेट अबाउट व्हाट यू डू, है ना, तो एक्यूरेट इसमें कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं होगा। और लास्ट वन है टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड मैनर, है ना, देयर इज नो सेंस ऑफ टू प्ले डक एंड ड्रिंक्स in which we can understand that this last option can be marked, so this is also wrong. So the right option is to act foolishly on inconsistency, right? Next, the next is detrimental, है ना, so the question is the antonyms of detrimental. The antonym of detrimental is, so options are, first one is destructive, right? Second one is harmful, third one is injurious, and fourth one is favorable. So this is how 4 options are given here. अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि डेट्रीमेंटल का मतलब क्या है। तो पहली चीज, डेट्रीमेंटल का हिंदी मतलब होता है हानिकारक, है ना, डेट्रीमेंटल का हिंदी मतलब क्या होता है, हानिकारक, ठीक है। अब जब आप हानिकारक देखेंगे तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, विनाशकारी, इसका भी सेंस वही आ जाएगा कि ये क्या है, ये इसका सिनोनिम है। हार्मफुल का तो मतलब होता ही है हानिकारक, ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, इंजूरियस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, राइट। दीज 3 वर्ड्स कैन बी सिनोनिम्स फॉर दिस, है ना। फेवरेबल यहाँ पे क्या है, फेवरेबल यहाँ पे इसका ऑन्टोनिम है, फेवरेबल इसका यहाँ पे क्या है, ऑन्टोनिम, दिस वर्ड इज फेवरेबल ऑन्टोनिम। और क्या हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स, और देख लीजिए इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, जैसे डेट्रीमेंटल हानिकारक, बेनिफिशियल इसका क्या हो सकता है, बेनिफिशियल इसका ऑन्टोनिम हो सकता है, जो कि फेवरेबल एंड बेनिफिशियल बोथ आर सेम, है ना, फेवरेबल बेनिफिशियल। प्रोडक्टिव और कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिव मतलब विच इज सपोज टू गिव मच मोर आउटपुट, है ना, जिसका आउटपुट ज्यादा हो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव। तो फेवरेबल, बेनिफिशियल, प्रोडक्टिव, ये सभी क्या हो सकते हैं, दीज आर ऑन्टोनिम्स, है ना, एंड दीज आर, ये आप देख सकते हैं हार्मफुल, ये भी सिनोनिम्स है ना, ये भी सिनोनिम है, तो ये सभी तीनों ये भी यहाँ पे क्या है, सिनोनिम है, किसके, डेट्रीमेंटल वर्ड के। इस वर्ड के यहाँ पे क्या है, ये इसका हिंदी मीन है, ये तीनों डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल, इंजूरियस, ये तीनों इसके क्या है, सिनोनिम्स। एंड क्वेश्चन ऑन्टोनिम, है ना, इसका क्या पूछा है, विपरीत, अपोजिट वर्ड पूछा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दिस फोर्थ वन, दिस वन, राइट। नाउ मूविंग नेक्स्ट, the next is cattle are grazing in the field, है ना, one more question from grammar, cattle are grazing in the field, cattle are grazing in the field। अब in this questions पूछा ये गया है कि इसमें एरर क्या है ना, पूछा ये गया है कि इसमें एरर क्या है। वैसे तो अगर आपको थोड़ा सा भी पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज है ना, तो आप देखते ही बता देंगे कि इसमें मिस्टेक क्या है ना।
चलिए पहले मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं ताकि आपके लिए आसान रहेगा। सो द फर्स्ट इज केटल्स। आपको इसमें पूछा गया है कि विच वन इज एरर, है ना, पूछा गया है विच वन इज एरर, है ना, इसमें से गलत कौन है। सो ऑप्शन फर्स्ट केटल, केटल्स। ऑप नंबर 2 आर, नंबर 3 in, and last one the. So here 4 options are given in which you have to find out which one is wrong, right? तो हम देखेंगे कैटल। अब एक चीज यहाँ पे हमें सबसे पहले इसका, अगर हमें कोई भी सेंटेंस की यहाँ पे एरर समझनी होती है ना, अगर हमें किसी भी सेंटेंस का एरर समझना है तो सबसे पहले हमें इसको क्या समझना है, इसे हम कहते हैं पोस्टमार्टम, है ना। पोस्टमार्टम क्या मतलब है, पोस्टमार्टम का इस ग्रामर के सेंस में यहाँ पे मतलब है कि हर एक सिंगल वर्ड का आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कैटल, तो कैटल यहाँ पे क्या है, कैन एनीवन गेस व्हाट इज कैटल हियर? कैटल इज हियर बेसिकली फर्स्ट वन इज दिस इज नाउन। पहली केस में ये क्या है, नाउन है, और नाउन के विद इन नाउन अगर इसके उसमें जाए काइंड में, तो ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, दिस इज कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन सिंपल होती है, क्या होती है, अ वर्ड विच सिंबलाइज, विच शोज अ ग्रुप ऑफ समथिंग, है ना, ग्रुप ऑफ समथिंग लाइक फ्लॉक, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, है ना। सो कैटल क्या है, कैटल का बेसिकली मीन होता है, इसका जो मीन होता है वो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 4 lakhs animal which give milk, जो क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। 4 पैरों के जानवर, उनको बेसिकली इसमें काऊ आ जाता है एंड बफेलो आ जाता है, तो इन दोनों को ही क्या बोला जाता है, कैटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैटल। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, कैटल जो वर्ड है ना, कैटल जो वर्ड है, यहाँ पे जो कैटल वर्ड दिया है, जैसे मान लीजिए इसको कैटल बोला गया है ना, कैटल जो वर्ड है दिस इज ऑलरेडी प्लूरल, है ना, ऑलरेडी गिव्स प्लूरल सेंस, है ना, ऑलरेडी गिविंग प्लूरल सेंस, ऑलरेडी गिविंग प्लूरल सेंस। हमें क्या नहीं करना है, हमें इसमें ऑलरेडी एस नहीं लगाना है, अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। हम इसमें अलग से एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी सुपरफिशियल विच विल बी रॉन्ग, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर। सो ओब्वियसली यहाँ पे कौन सा एरर है, ये पहला वाला, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, द कैटल इज रॉन्ग। बट हम आगे की चीजें भी समझ लेते हैं ताकि आगे के पोर्शन में काम आएगा। अब जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, if the subject is plural then the verb also should be plural। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पे कैटल के हिसाब से यहाँ पे क्या जाएगा, आर, राइट। अब आर यहाँ पे क्या है, दिस इज द वर्ब ऑफ टू बी, है ना, दिस इज वर्ब ऑफ टू बी, है ना। जो वर्ब होती है टू बी में क्या आ जाता है आपका, टू बी में आपका इज एम आर आ जाता है प्रेजेंट में, पास्ट में वाज वर आ जाता है, ठीक है, फ्यूचर में विल बी ऑब्लिक शैल बी आ जाता है। ये रहता है इसका टू बी का फॉर्म, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे किस फॉर्म में आ रहा है, यहां पे एक्चुअली ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे एक्चुअली क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ग्रेजिंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है ना, इन यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, द यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, और कौन सा आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट। फील्ड यहाँ पे क्या है, अगेन दिस इज नाउन, विच नाउन, दिस इज कॉमन नाउन। क्लियर, इज देयर एनी कंफ्यूजन? व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, कि अगर आप
ये चीज पता कर लेंगे, अगर आप ये चीज समझ गए कि हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच या ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या ग्रामेटिकल क्वालिटी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो एरर डिटेक्शन है ऑलमोस्ट डन। एरर डिटेक्शन आप ऑलमोस्ट कर लेंगे अगर आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस एंड द रूल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, ये सारी चीजें पता है ना, तो आप आसानी से चीजों को टैकल कर लेंगे। ठीक है, so this is how, if you know about the grammatical properties of the word in a sentence, then you will be easily able to attempt the answer. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? cattle, right? So cattle is here wrong. The right answer should be CATTLE. This should be written, है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? S को remove कर देंगे. Now this will be right. Now, so without delay, we will continue one more. Which one is? देखिए अगला क्या है? द सिनोनिम्स ऑफ मोटिव, है ना? द E1 is the synonym, synonyms, synonym of motive. Motive is, options are reason, option 2 occasion, option 3 intention, option 4 preparation, है राइट? प्रिपरेशन। नाउ सी, होता क्या है मोटिव? सबसे पहले आप समझिए मोटिव का मतलब क्या होता है। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। क्या मतलब होता है? उद्देश्य, राइट? मोटिव का मतलब क्या है? उद्देश्य। अब रीजन का मतलब क्या है यहाँ पे? कारण, ठीक है, कॉज, जैसे इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? कॉज, ठीक है। ओकेजन, अवसर, ठीक है। इवेंट, इंटेंशन, इरादा, है ना? इरादा क्या है? उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे क्या मैच कर रहा है? दिस वन, है ना? तो ये यहाँ पे इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। प्रिपरेशन क्या मतलब होती है? तैयारियां, तैयारियां, है ना? प्रिपरेशंस, ठीक है। इंटेंशन, मोटिव, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये चीज हम समझ सकते हैं कि मोटिव, यहाँ पे इंटेंशन वर्ड, दिस ऑप्शन विल बी राइट, है ना? ओकेजन, इवेंट, अपॉर्चुनिटी, रीजन, कॉज, प्रिपरेशंस, है ना? तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। या इसका और हमने एक वर्ड पढ़ा होगा, जैसे एक और आता है ना, मोटिव का एक और ऑप्शन हो, एक और सिनोनिम होता है, वो क्या हो सकता है? मोटिव का एक और सिनोनिम हो सकता है ऑब्जेक्टिव, है ना? ऑब्जेक्टिव कहते हैं ना, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, आपके उद्देश्य क्या है ना? या आपके क्या उद्देश्य है, आपने क्या सोचा हुआ है, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव, है ना? दिस विल बी आल्सो राइट, दिस इज आल्सो सिनोनिम ऑफ मोटिव। नाउ सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड 5 ऑप्शंस, है ना? 5 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आते हैं। और आप क्या ही करिए, जब भी कभी आप कोई मॉडल पेपर या कोई भी चीज सॉल्व करें, तो आप उसको सिर्फ ये ना समझें कि मुझे जस्ट ऑप्शन में जाना है, आपको देखना है कि जो बाकी के ऑप्शंस हैं, अगर आप बाकी के ऑप्शंस को कर लेंगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको बाकी के ऑप्शंस को बहुत क्लियर करना है, तो आपको आंसर्स बहुत क्लियर मिल जाएगा, राइट? नाउ अब देखिए नंबर 5। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमने एमसीक्यू कर दिए हैं, अब दूसरा पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, जो कि है किसका पोर्शन? नरेशन का, है ना? तो सबसे पहले पहला पॉइंट, पहला नरेशन है, वो क्या है? बेसिकली यहाँ पे 2 नरेशंस आएंगे, आपको कोई एक करना होगा, मैं यहाँ पे दोनों ही सोल्व करके दिखाऊंगा, है ना? जैसे लिखा है यहाँ पे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट्स स्टॉप हर and rest for a
while। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सा क्या है आपका नरेशन है। अब आपको इसमें बनाना है, ठीक है। तो बेसिक से रूल्स होते हैं, जहाँ पे सैड हो तो सिंपल क्या करो, सैड का सैड रहने दो, है ना, डाइट लगा दीजिए। अब यहाँ पे अगर और कोई रिक्वेस्ट होता, ऑर्डर होता, बेसिकली यहाँ पे लेट से स्टार्ट हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं तो आपको वहां पे क्या करना होता है, वहां पे आपको देखना होता है कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं, है ना। लेट्स वाले बेसिकली सेंटेंस किसमें स्टार्ट होते हैं, आपको मैं बताता हूँ, शुड में चेंज होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ही के स्थान पर ही, सैड के स्थान पर सैड, है ना, ही सैड दैट। अब जो लेटस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वी, है ना, वी, और शुड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेटस ही सैड दैट वी शुड, है ना। और क्या करना चाहिए, वी शुड स्टॉप हर, है ना, थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। अब एक चीज, अगर पैसे होता तो यहाँ पे सिंपल आ जाता वी शुड, है ना, लेट्स, बट यहाँ पे अस है तो यहाँ पे क्या जाएगा, हम किस में चेंज करेंगे, वी को किस में चेंज कर सकते हैं, दे में चेंज कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ही सेड दैट दे शुड, क्या कर सकते हैं, दे शुड स्टॉप हर एंड रेस्ट फॉर अ while, rest for a while। So this is how we can make, okay, so wait for a moment, I am just coming। ओके, ठीक है, सॉरी फॉर इट। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, नंबर 2, he said that they should stop her and rest for a while, है ना। we should, लेटेस्ट we should में चेंज होता है और we को यहाँ पे किस में चेंज करेंगे, they में, अकॉर्डिंग टू he, है ना। तो he is saying to someone, तो उन दोनों को मिला के यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो they आ जाएगा फिर, है ना, they should stop her and rest for a while। नंबर 2 क्या है, they did not treat me fairly, they did not treat me fairly, treat me fairly। I said, राइट। अब यहाँ पे सिंपल टेंस वाला है तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से करेंगे, ठीक है। They did not treat me fairly, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई सजेशन या कुछ वैसे नहीं, हाँ सजेशन की बात आई तो ये वाला सजेशन हो सकता था, लेटेस्ट वाले बेसिकली हमेशा सजेशन से होते हैं, यहाँ पे साइड की जगह आप सजेशन भी कर सकते हो, है ना। अगर कोई सेंस नहीं आ रहा है तब आप सजेस्टेड, अगर कोई सेंस नहीं आ रहा तो साइड का साइड रहने दीजिए, बट अगर सेंस आ रहा है तो सजेशन, ये सजेशन का सेंस आ रहा है ना, वहां पे ये क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि क्या करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। They should stop her and rest for a while। They did not treat me fairly, I said। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे I said, है ना। अब I said के बाद क्या आएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या जाएगा, that, I said that। अब ये थर्ड पर्सन है, हमें पता होता है कि अगर I और V आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यू आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, राइट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है।
बट यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन या नेम आता है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। आई सेड दैट दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली, है ना, दैट हो गया। दे का यहाँ पे क्या रहेगा, दे ही रहेगा। कैपिटल लेटर है तो स्मॉल लेटर कर देंगे, दे। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट है तो किसमें चेंज रहेगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड नॉट। आई सेड दैट दे हैड नॉट, ट्रीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रीटेड, राइट। मी, आई सेड, है ना, आई सेड दैट दे हैड नॉट ट्रीटेड, अब आई कह रहा है तो यहाँ पे मी का मी ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। आई सेड ही हैड नॉट ट्रीटेड मी फेयरली, बस ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज नरेशन। नाउ द नेक्स्ट इज नरेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, अनदर है जो आपको होता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। मैं आपको आगे इसमें एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या, बेसिकली हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं विदाउट डाइवर्टिंग, विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, बिना इसका सेंस बदले हुए इसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज करते हैं वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, डायरेक्टली इसमें सॉल्यूशंस पे जाएंगे, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पे, देयर आर टू सेंटेंस, ही इज अ मैन, ही इज अ मैन और कॉमा फुल स्टॉप, ही हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, ही हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, राइट, अगेंस्ट हिम, ठीक है, यही है, ही इज अ मैन। सेकेंड सेंटेंस है, ही हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम। अब इसमें बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स में बदलिए, किसमें बदलना है आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। यहाँ पे टू सेंटेंसेस दिए हैं, अब आपको इसमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में बेसिकली क्या होता है, सेंटेंस मोर देन वन और टू, है ना। तो ही इज अ मैन, ही हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, तो क्या हो जाएगा, ही इज अ मैन, है ना। तो इसको कनेक्ट कर लीजिए, ही इज अ मैन, सिंपल। ही को यहाँ पे चेंज कर दीजिए हु में, लगा दीजिए हु हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, सिंपल, राइट। इज देयर एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, है ना, दिस वाज क्वाइट इजी। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व, राइट। तो इसमें वन मोर है, वो क्या है, ठीक है। द नेक्स्ट इज, हाँ कहाँ गया, यस, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, है ना, ये हो गया। चलिए इसी में कर लेते हैं नंबर सी। आई एम गोइंग टू दिल्ली, पहला सेंटेंस क्या दिया है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा सेंटेंस दिया है, आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, देयर फॉर अ वीक, ये हो गया दूसरा सेंटेंस, फॉर अ वीक। अब इसको बोला गया कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए, है ना। फर्स्ट वन वाज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही इज अ मैन, आप यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं, यस, है ना, ही इज अ मैन हु हैज क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है, अगेंस्ट हिम। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, मैं वहां पे क्या करूंगा, एक वीक के लिए रुकूंगा। तो यहाँ पे कंपाउंड में क्या करना है, हमें कंजक्शंस का यूज करना है ना। तो क्या बनाएंगे हम, आई एम गोइंग टू दिल्ली, सिंपल, एंड आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड विल स्टे देयर, एंड विल स्टे देयर फॉर अ वीक, सिंपल। हमने क्या किया,
एंड कंजक्शन से इसको कनेक्ट कर लिया और हमें इसको रिपीट नहीं करना, हमें सब्जेक्ट को क्या नहीं करना पड़ा, रिपीट नहीं करना पड़ा, ठीक है। हमने 2 फ्रेजेस को यहाँ पे रिपीट किया, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, हमने एंड से कनेक्ट कर दिया और ये बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। चलिए आगे, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वन मोर है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्टेड। ओके, तो पहला यहाँ पे है, शुड आई इरेज दिस, ऑफ कोर्स, ओके। तो यहाँ पे पहला है वो क्या है, देखिए दिया है, he did not fail to see me, है ना, he, ये अनदर कैटेगरी है, he did not fail to see me। अब इसको बनाना है किसमें, अफर्मेटिव में, बनाना है किसमें, अफर्मेटिव में, है ना। देखिए अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो डिड नॉट लगा है, पहली चीज हमें इसका टेंस पता करना है। जैसे ही डिड नॉट लगा है V2 हम समझ गए यहाँ पे ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, राइट, आप ये समझ गए। नेगेटिव लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ही डिड नॉट फेल टू सी मी, यानी कि दिस इज द रेगुलर प्रोसेस, रेगुलर वर्क है ना, वो कभी फेल ही नहीं हुआ अफर्मेटिव में। और हम ये चीज हमने पहले डिस्कस की हुई है या फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि नेवर, जितनी भी सेंटेंस हम क्या करते हैं नेवर के साथ फॉर्म करते हैं, वो होते क्या है, उनका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव होता है बट उनका सेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा, स्ट्रक्चर विल बी अफर्मेटिव बट सेंस विल बी नेगेटिव, बट सेंस विल बी नेगेटिव। गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि इसका जो वर्ड स्ट्रक्चर रहेगा वो अफर्मेटिव में हो जाएगा, नॉट नहीं आएगा, बट इसका जो सेंस है दैट विल बी इन नेगेटिव। सो कैसे चेंज करेंगे, ही डिड नॉट की जगह नेवर लगा दीजिए, फेल की जगह सेकंड फॉर्म लगा दीजिए फेल्ड, ही नेवर फेल्ड टू सी मी, राइट। और ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे हम कभी इस चीज में डिस्कस करेंगे कि इसके कितने पार्ट होते हैं, एक इन्फिनेटिव होता है, दूसरा जीरेंड होता है और तीसरा पार्टिसिपल होता है ना। और पार्टिसिपल में भी कितने पार्टिसिपल होते हैं, 2 पार्टिसिपल होते हैं, राइट। कौन कौन से 2 होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है ना। और ये दोनों ही क्या करते हैं, एडजेक्टिव का रोल करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल करते हैं तो जीरेंड कहलाता है, और जब एडजेक्टिव का रोल करते हैं तो पार्टिसिपल कहलाता है। और इन्फिनेटिव हमेशा क्या होता है, 2 + V1 ना। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट आई हैड गिवन हियर। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे लाइट चला गया है तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंटिन्यू, सो वी विल वेट फॉर अ मिनट और सम मोमेंट, after then we will continue, okay, so thank you so much, thank you everyone। so coming back again we will resume class, as you can see light has come now, तो लाइट आ चुकी है तो वापस से हम क्लास को रिज्यूम करेंगे। देख सकते हैं तो लास्ट ये मैंने आपको डिस्कस किया कैसे हम क्या कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस हाउ कैन वी चेंज इट्स स्ट्रक्चर फ्रॉम नेगेटिव टू अफर्मेटिव, फ्रॉम नेगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट हाउ वी हैव चेंज इनटू अफर्मेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, है ना। दिस इज आल्सो पास्ट इंडेफिनिट बट इन अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट इन बट अफर्मेटिव, राइट। so this is how we changed। now the next one of this is open all the windows, है ना। this is सेंटेंस दिया है ओपन ऑल द विंडोज,
ऑल द विंडोज। अब हमें इसका करना क्या है, इंस्ट्रक्शन इज गिवन हियर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, है ना। तो हमें करना क्या, सिंपल है। पहले देखिए एक चीज क्या है, ओपन ऑल द विंडोज। इंपरेटिव मैंने आपको हमेशा बताया, इंपरेटिव किससे स्टार्ट होता है, V1, आप सभी जानते हैं ना, V1 से स्टार्ट होता है, या फिर इसके पहले कभी कभी एडवर्ब आ जाता है ना, जैसे प्लीज एक्सेट्रा। तो एवरीबॉडी नोज कि वर्ब से स्टार्ट होता है। अब पॉइंट क्या है कि इंपरेटिव में चार चीजें होती हैं, है ना, आपको डिस्कस किया गया होगा, नहीं है तो एक बार समझ लीजिए, है ना, आगे काम आएगा। क्या है, या तो एडवाइस होता है ना, या ऑर्डर होता है, या सजेशन होता है। एडवाइस या सजेशन इसी में ले लेते हैं ना, एडवाइस या सजेशन, या तो एडवाइस होता है, या तो ऑर्डर होता है, या रिक्वेस्ट होती है, या फिर प्रोविजन होता है। प्रोविजन का क्या मतलब हुआ, प्रोविजन का मतलब हुआ जब किसी चीज के लिए मना किया जाता है, प्रोविजन या फॉरवर्ड आता है, और इसके लिए वर्ड जो यूज होता है वो प्रोविटेड होता है ना, प्रोविटेड या फिर फॉरवर्ड, ये इसके लिए वर्ड यूज होता है फॉरवर्ड। तो बेसिकली और एक वर्ड आप कह सकते हैं कमांड, है ना, कमांड। So there are some certain words which can we see especially in imperative sentences। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो हम अगर इसको समझे, ओपन ऑल द विंडोज, ये क्या है, इट साउंड्स लाइक दिस इज एन ऑर्डर, है ना, ये क्या दिया गया ऑर्डर। अब एक चीज इसके पहले हम समझे, तो जैसे कहा गया ओपन ऑल द विंडोज, किससे कहा गया, इंपरेटिव सेंटेंस में यू, है ना, इन imperative sentences you is hidden subject, है ना, hidden implied subject, ये एक हिडन या फिर implied subject होता है ना। तो अब हम इसके हिसाब से देख के बना लेंगे। सबसे पहले रखेंगे you, ठीक है, या थोड़ा सा और यहां से करते हैं यू। अब क्या आएगा, दिस साउंड्स लाइक ऑर्डर, तो यहां पे क्या जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन ऑल द विंडोज। क्लियर हो गया। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा एक तरीका और ये है, वो ये है कि आप क्या करें, लेट से बनाएं। कैसे, लेट लगाइए, स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी एंड प्लस V3। दिस इज जनरल स्ट्रक्चर विच कैन बी यूज्ड टू फॉर्म एनी इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ वेयर ऑब्जेक्ट इज गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट इज हियर ऑल द विंडोज, यहाँ पे आ जाएगा बी, और द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी ओपेंड, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक, बोथ आर करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पे देयर आर टू सेंटेंसेस गिवन इनकरेक्ट, वी हैव टू मेक करेक्ट। हमें क्या करना है, उनको सही बनाना है। जैसे दिया है, आई प्रिफर कॉफी देन टी, आई प्रिफर कॉफी देन टी, है ना, प्रिफर कॉफी देन टी। तो यहां पे क्या आएगा, चलिए एक ये है, आप सोचिए, तब तक मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आई प्रिफर कॉफी। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जब भी आप ऐसे देखो प्रिफर, है ना, और टू कॉम्प्लीमेंट्री चीज देखो, है ना, कॉफी और टी क्या है, एक दूसरे की पूरक है।
अगर मान लीजिए आपको चाय नहीं मिलता है तो यू कैन टेक कॉफी, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट कॉफी देन यू कैन टेक टी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टू। प्रीफर जनरली क्या लेता है, टू लेता है। आई प्रीफर कॉफी टू टी, दिस विल बी द राइट यूज। दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। तो हमें क्या करना है, यहां पे करेक्ट यूज क्या हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट, ऑफ कोर्स यहां तक तो सही है। बेस्ट ऑफ, यहां पे फिर द टू लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली टू लगा दीजिए। दिस इज द बेस्ट ऑफ टू, ठीक है। दिस यूजिंग द हियर विल बी रॉन्ग, है ना। ऑलरेडी यहाँ पे द एक लगा दिया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बेस्ट है, किसमें, दो में से बेस्ट है। तो यहाँ पे बाकी के दो लगाने की जरूरत नहीं है, दीज आर जस्ट कॉमन वर्ड्स, है ना, देयर इज नथिंग डेफिनेट। हाँ, विच वन इज बेस्ट, दैट इज डेफिनेट, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द हियर, है ना। सो वी डू नॉट यूज सुपरफिशियली एनी आर्टिकल, सो दिस इज हाउ वी कैन मेक। So we have completed all the grammatical section. Now the last one. After then we will conclude and we will meet in next class. Okay, in practice batch 2, in which we will continue the story section or some other format. No? Okay. The last one is use any one of the following pair of words in your own sentence to make the difference in their meaning clear. है ना। सो द वर्ड गिवन हियर इज एक्सिस एंड एक्सिस। अब हमें क्या करना है, इन दो वर्ड्स का यूज करना है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक्सिस का मतलब होता है अति, है ना। अति का मतलब होता है किसी चीज का अत्यधिक, अति या फिर अत्यधिक, है ना। एक्सेस का मतलब यहां पे क्या होता है, एक्सेस यहां पे कह सकते हैं कि इन कवरेज, है ना। एक्सेस का क्या मतलब है, इन कवरेज या अनुमति, है ना, अनुमोदन कह सकते हैं। एक्सेस है, अनुमति है ना, इन कवरेज या फिर अनुमति बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इससे हम एक सेंटेंस फॉर्म बनाते हैं, क्या बनता है, आपने ये सुना है, दिस इज अ फेमस प्रोवर्ब, यू वुड हैव हर्ड इट, इफ यू नॉट देन यू कैन फ्रॉम मी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दिस इज हाउ, क्लियर। मतलब हर चीज की अति क्या होती है, बुरी होती है। और दूसरा हम कैसे बना सकते हैं, क्या बन जाएगा, this classroom has internet access, internet access, done. So this is how we have made both. Access of everything is bad, this classroom has internet access, both are correct, there is nothing, है ना, there is no confusion. Okay, after then we will, in very few minutes we will write the story, है ना, in which I will not give much time, आपको सीधा सा मैं यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टोरी क्या है, एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था, एक बार एक चित्रकार, ओके, लेट मी डू दिस इन सम अदर टाइम, है ना, दिस इज वेरी लेंथी स्टोरी, so we will continue in next session. I think this is very lengthy session, so I conclude here and we will meet again in next practice batch number 2, where we will discuss story portion and after some format of writing skills like how to write a letter, formal letter or informal letter, and apart from this how to write article or paragraph or report writing, है ना। So all this format I will discuss in next class. Okay. So this is all for today. Thank you so much. Bye bye.